मोनू बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा था। तभी उसने देखा एक सांप पेड़ के नीचे बने बिल से निकल रहा था। वह शिकार की तलाश में था। तभी मोनू को शरारत सूझी। उसने पेड़ की डाल को अपनी पूंछ से लपेटा और नीचे लटक गया। फिर वह सांप से बोला, क्या हुआ भाई, आज कोई शिकार नहीं मिला? सांप ने फन कर देखा और उसे बहुत गुस्सा आया। एक तो वो भूखा था, ऊपर से बंदर उसका मजाक उड़ा रहा था। सांप बोला, एक बार नीचे आ और मेरे जहर से बच के बता। मोनू बंदर ने दांत दिखाकर जोर से हंसते हुए कहा, अरे मंगलू भाई, मैं तो तुम्हारे फ़ायदे की बात कर रहा था, लेकिन चलो तुम अपने लिए खाना ढूंढो। देखो कोई चूहा मिल जाए। मैं तो चला। मंगलू सांप के मन में लालच आ गया और वो बोला, अरे नहीं मोनू भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। बताओ ना, कैसे मेरा फ़ायदा हो सकता है? मोनू ने कहना शुरू किया, भाई कब तक शिकार की तलाश में भागते रहोगे? मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा इंतज़ाम कर सकता हूँ कि तुम्हें अपने बिल में रहते हुए रोज़ दूध पीने को मिल जाएगा। मंगलू सोच में डूब गया। कितना अच्छा हो कि कहीं जाना भी ना पड़े और दूध भी पीने को मिल जाए। मोनू ने उसे देखा तो वह बोला, क्या सोच रहे हो मंगलू भाई, मेरी बात माननी है या मैं चलूं? मंगलू ने उसे रोकते हुए कहा, अरे भाई, सपने दिखाकर कहाँ भागे जा रहे हो? बताओ ये सब कैसे होगा? मोनू ने बताते हुए कहा, देखो गांव में मैं अफवाह फैला दूंगा कि मंगलू को नागमणि मिल गई है। अगर वह नागमणि किसी के भी सिर पर रख दो तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी और वह कभी नहीं मरेगा। लेकिन वह नागमणि उसके सिर पर ही रखेगा जो उसे खुश करेगा। बस अब तुम ध्यान से सुनो कि मैं कहीं से मणि जैसा दिखने वाला एक कांच का टुकड़ा लेकर आऊँगा। उसे तुम दूर से ही सबको दिखा दिया करना। फिर जो भी तुम जानवरों से मांगोगे वो तुम्हें ला कर देंगे। तुम अपने लिए दूध मांग लेना और मेरे लिए फल मांग लेना। मंगलू ये सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, वो तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ दिन बाद मेरी पोल खुल गई तो क्या होगा? यह सुनकर बंदर हंसने लगा और बोला, भाई गांव के कुछ नई उम्र के जानवरों के सिर पर तो तुम यह मणि रख देना। उनकी उम्र तो पहले से ही काफ़ी होगी। बाद में जो बुज़ुर्ग होंगे वो मर जाएंगे। इससे सबको लगेगा कि मणि का असर हो रहा है। अगले दिन मोनू बंदर एक कांच का टुकड़ा लाकर मंगलू को दे देता है और सारे जंगल में खबर फैला देता है। अब तो मंगल और मोनू दोनों के मज़े आ जाते हैं। दोनों को खुश करने के लिए जानवर तरह तरह का खाना, दूध सब दे जाते हैं। कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता है। मंगलू बहुत घमंड में आ जाता है और वह कुछ नए जानवरों के सिर पर मणि रख देता है। एक दिन गांव में हाथी और शेर बात करते हैं। शेर कहता है, भाई मैं तो बूढ़ा होता जा रहा हूँ, अब मुझसे शिकार नहीं होता। मैं मंगलू के पास गया था, लेकिन उसने मणि मेरे सिर पर रखने से मना कर दिया। यह सुनकर हाथी ने भी अपनी सूंड उठा दी और कहा, भाई मैं भी तो गया था, लेकिन उसने मुझे भी भगा दिया। हमें उससे वह मणि छीन लेनी चाहिए। यह सुनकर शेर बोला, लेकिन उसे बिल से बाहर कैसे निकालेंगे? हाथी ने शेर को एक तरकीब बताई। वह बोला, एक बर्तन में दूध भरकर उसके बिल से कुछ दूर पर रख देते हैं और फिर मैं उसे आवाज़ देकर बाहर बुलाऊंगा और जब वह बाहर आएगा तो मैं उसे अपने पैरों के से उसका सिर कुचल दूंगा। वह मर जाएगा और मणि हमें मिल जाएगी। शेर ने कुछ सोचने के बाद कहा, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तुम सांप को ठिकाने लगा देना और मैं उस बंदर के बच्चे का शिकार करूंगा। अगले दिन ऐसा ही हुआ। हाथी ने बिल के पास जाकर आवाज़ दी, मंगलू भाई, मैं आपके लिए ताज़ा दूध लाया हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। मंगलू खुशी खुशी बाहर आकर दूध के कटोरे की ओर बढ़ने लगा। तभी हाथी उसका सिर अपने पैर से कुचलने लगा। दूध के कारण हाथी की परछाई मंगलू ने देख ली तो वह एक तरफ हो गया। मंगलू बोला, भाई तुम मुझे क्यों मार रहे हो? यह सुनकर शेर ज़ोर से दहाड़ा और बोला, बड़ा घमंड है ना तुझे? अब देख, तुझे मारकर तेरी मणि हम ले लेंगे। मंगलू शेर के पैरों पर जाकर लेट गया और बोला, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, यह कोई मणि नहीं है, यह तो एक बस कांच का टुकड़ा है। इस मोनू ने मुझे यह कहकर दिया था और मंगलू ने सारी बात बता दी। इधर हाथी ने
गुस्से में अपनी सूंड से मोनू को लपेट लिया। मोनू को लगा कि अब तो वो मर ही जाएगा। उसने मंगलू से कहा, भाई जल्दी से हाथी को काट लो जिससे कि मैं बच जाऊं। मंगलू बोला, भाई इससे पहले हाथी मुझे अपने पैरों से कुचल देगा, मैं तो जा रहा हूँ। मोनू समझ गया अब मंगलू उसके कहने में नहीं आएगा। उसने बोला, हाथी भाई मुझे माफ़ कर दो, अभी से मैं ऐसे आगे से कभी नहीं करूँगा। शेर ने कहा, सुन बे, बंदर भाग जा, इस जंगल के यहाँ से जानवरों को और भड़का रहा है। आज के बाद तू इस जंगल में दिखा तो तुझे मैं मार कर खा जाऊँगा। हाथी ने मोनू को छोड़ा और दुम दबाकर जंगल से भागने लगा। भागते भागते वह बोला, भाई मंगलू बड़ी जल्दी रंग बदल लिया, अपना कोई नहीं है इस जंगल में, मैं तो शहर चला। एक नदी में एक मगरमच्छ रहता था। उसी नदी में एक कछुआ भी रहता था। मगरमच्छ को पता था कि वह कछुए को नहीं खा सकता क्योंकि उसका खाल मोटा है। कछुए को भी पता था कि मगरमच्छ उसे कभी नहीं खा सकता। एक दिन मगरमच्छ ने कछुए को कहा, देखो भाई, ना तो मैं तुझे खा सकता हूँ और ना ही तू मुझे कोई नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए अच्छा है कि हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। कछुए ने कहा, भाई दोस्ती तो बराबर वालों से होती है, हम दोनों में तो बहुत फ़र्क है। मगरमच्छ को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो बोला, अगर ऐसा है तो मैं तुझे उठाकर नदी से बाहर फेंक देता हूँ, फिर देखता हूँ कि तू कैसे नदी में आता है। कछुआ चुपचाप सुन रहा था। वह बोला, भाई लगता है तुमने खरगोश वाली कहानी नहीं सुनी। एक बार खरगोश को भी ऐसे ही घमंड हो गया था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वह हार गया, इसलिए घमंड करना अच्छी बात नहीं है। मगरमच्छ को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। वह कछुए को मुंह से धक्का देने लगता है। कछुआ अपनी खोल में चला जाता है। मगरमच्छ उसे नदी से बाहर फेंक देता है और वह उसे नदी से बहुत दूर ले जाता है। कछुआ जब बाहर निकलता है तो वह अपने आप को एक मैदान में पाता है। मगरमच्छ उससे कहता है, आज के बाद अगर तू कभी नदी में आया तो मैं तुझे फिर से बाहर फेंक दूंगा। कछुआ बोला, कोई बात नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मैं किसी और नदी में चला जाऊँगा। मगरमच्छ यह सुनकर हंसने लगा और बोला, तुझे पता है दूसरी नदी यहाँ से कितनी दूर है? वहाँ तक तो तू पहुँच भी नहीं सकता। अब यहाँ तो तू मुझसे माफ़ी मांग या नदी में जाने का ख्याल छोड़ दे। कछुआ बोला, मैं धीरे धीरे नई नदी में पहुँच जाऊँगा, लेकिन अब वापस नहीं आऊँगा। मगरमच्छ यह सुनकर वापस चल देता है, लेकिन इस बार वो खुद ही रास्ता भूल जाता है और दूसरे रास्ते में नदी की ओर जाने लगता है। तो उस रास्ते में उसे बहुत गीली और चिकनी मिट्टी मिलती है। जैसे ही मगरमच्छ वहाँ पहुँचता है, वह गीली मिट्टी में धंस जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता और ना ही पीछे हो पाता है। वह बहुत कोशिश करता है, लेकिन जितनी भी वो कोशिश करता उतना ही वो धंस जाता। इस तरह उसे अपनी मौत नज़र आने लगी। उसे लगा कि वह यहीं पड़े पड़े मर जाएगा। इधर कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी मगरमच्छ ने अपनी पूंछ गीली ज़मीन पर मारनी शुरू कर दी। उसकी आवाज़ सुनकर कछुआ पलटा। वह मगरमच्छ के पास पहुंचा। मगरमच्छ उससे कहने लगा कि भाई मुझे यहाँ से किसी तरह से निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। कछुआ बोला, क्यों, तुम्हें तो बहुत घमंड था, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? मगरमच्छ उससे माफ़ी मांगता है। तब कछुआ अपने दोनों हाथों से मिट्टी हटाने लगता है। बहुत देर तक मेहनत करते करते वह मिट्टी नदी में बहने लगती है। धीरे धीरे मिट्टी कम हो जाती है। मगरमच्छ पानी में पहुंच जाता है। मगरमच्छ कहता है, भाई मुझे माफ़ कर दो, आज से हम दोनों दोस्त बनकर रहेंगे। कछुआ उसकी दोस्ती को स्वीकार कर लेता है। अब मगरमच्छ कछुए को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी में खूब घूमता है। फिर दोनों नदी से बाहर निकलकर एक पेड़ की छांव में बैठकर बातें करते हैं और आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक गांव में एक पेड़ के नीचे बहुत सी चींटियां एक सुरंग बनाकर रहती थीं। उनकी रानी चींटी बहुत शान से रहती थी। बाकी सभी चींटियां उसका बहुत ध्यान रखती। वे उसके लिए खाना लाती। एक दिन रानी चींटी अपनी सुरंग से बाहर घूम रही थी। तभी उसने देखा एक छोटा सा बच्चा सिर पर टोपी लगाए घूम रहा था। रानी चींटी ने सभी चींटियों को बुलाया और कहा कि मुझे भी एक सुंदर सी टोपी चाहिए। गांव के दर्जी से पूछ कर आओ, क्या वो मेरे लिए टोपी बना देगा? कुछ चींटियां दर्जी से पूछने जाती हैं। दर्जी बोला, हाँ मैं बना दूंगा, लेकिन अपनी रानी चींटी के सिर का नाप तो लेकर आओ।
चींटियाँ वापस आकर रानी चींटी को सारी बात बताती हैं। रानी चींटी कहती है, ठीक है, उससे कहो वे कल आकर मेरा नाप ले जाए। पर दर्जी मना कर देता है क्योंकि उसके पास इतना छोटा फीता नहीं था। रानी चींटी ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है। उसे देख बाकी सारी चींटियाँ भी परेशान हो जाती हैं। वे फिर से किसी ऐसी दर्जी की तलाश में लग जाती हैं जो कि रानी चींटी के लिए उसके लिए हैट बना सके, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। इधर रानी चींटी को भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह खाना भी कम खा रही थी। वह दिन भर अपनी सुरंग में आईने के सामने बैठी रहती। रानी चींटी सोचती, काश कोई मेरे लिए सुंदर सी टोपी बना देता। वहीं पास में दूसरे बिल में एक चूहा रहता था। वह रानी चींटी की बात सुन लेता है और चूहा उसके पास आता है और कहता है, बहन चिंता मत करो, मेरी पत्नी तुम्हारे लिए टोपी बना देगी। यह सुनकर रानी चींटी बहुत खुश हो जाती है। उधर चूहा अपनी चूहिया से इस बारे में बात करता है। चूहिया अपनी पूंछ से रानी चींटी के सिर का नाप लेता है और फिर एक सुंदर सी टोपी बनाकर उसे भेंट करता है। रानी चींटी उस टोपी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसे देखकर सभी चींटियाँ भी बहुत खुश हो जाती हैं। रानी चींटी कहती है कि आप दोनों ने मेरी इच्छा पूरी की। अगर मैं आपके कोई काम आ सकूं तो मेरी सारी चींटियाँ आपकी सेवा में हाजिर हैं। चूहा कहता है, नहीं बहन, हमने तो ये सब अपनी मर्जी से किया है। रानी चींटी बोली, वैसे आपकी कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े तो हम आपके लिए अपनी जान भी दे देंगी। कुछ दिन के बाद गांव में बहुत तेज़ बारिश होती है। चूहा चूहिया और सारी चिड़ियाँ पेड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं। तभी एक हाथी बारिश में नहाता हुआ वहाँ से गुजर रहा था। चूहा उसे देखकर हंसने लगा। उस हाथी को लगा कि ये कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसने पेड़ में ज़ोर से टक्कर मारी जिससे कि चूहा और चूहिया नीचे गिर गए। दूर से चींटियाँ ये सब देख रही थीं। हाथी जैसे ही अपने पैरों के नीचे उन्हें कुचलने के लिए आगे बढ़ा, कुछ चींटियाँ हाथी की सूंड में घुस गईं और इधर उधर काटने लगीं। हाथी सब कुछ भूलकर सूंड को इधर उधर हिलाने लगा। इसी बीच मौका पाकर चूहा और चूहिया वहाँ से भाग जाते हैं और छिपकर उसी पेड़ पर बैठ जाते हैं। हाथी की सूंड में से चींटियाँ निकल जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाती हैं। हाथी जब देखता है कि चूहा और चूहिया तो भाग गए तो वह इधर उधर ढूंढने लगता है। कुछ देर के बाद वह वापस जंगल में चला जाता है। चूहा कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज हमारी मदद नहीं करती तो आज हम दोनों मर चुके होते। रानी चींटी कहती हैं, आपने भी तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इस तरह से चूहा चूहिया और चींटियाँ सब मिलकर रहने लगते हैं। एक गांव के पास बहुत बड़ा और सुंदर बगीचा था और पास ही एक झरना भी बहता था। गांव के बहुत कम लोग वहां जाया करते थे। उसमें तरह तरह के फूल खिले रहते थे। उस बगीचे में तरह तरह के पक्षी विहार करते थे, जिनमें कोयल, मोर, कबूतर, चिड़िया चहकते रहते थे। एक मोर हमेशा उस बगीचे में आया करता था। जब भी मोर का मन करता वह झरने के पास चला जाता। झरने से गिरते पानी के पास चला जाता। पानी की हल्की हल्की फुहार पड़ते ही वह नाचने लगता था। वहीं पास के एक पेड़ पर एक दिन एक कोयल यह सब देख रही थी। उसे देखकर कोयल कुहकाने लगती है। कोयल की बोली सुनकर मोर को बहुत मज़ा आता है और वो खुशी से अपने पूरे पंख खोलकर नाचने लगता है। कुछ देर के बाद कोयल उड़ जाती है। मोर भी थक चुका था। वह वापस चला जाता है। अगले दिन से यही सिलसिला चलने लगता है। पेड़ पर बैठी कोयल अपने मधुर गले से बहुत अच्छा स्वर निकालती, जिसे सुनकर मोर को बहुत अच्छा लगता और वह नाचने लगता। दोनों को बहुत मज़ा आता। कुछ ही दिन में कोयल और मोर दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन मोर कोयल से पूछता है, कोयल बहन, तुम इतनी अच्छी आवाज़ में कैसे गा लेती हो? यह सुनकर कोयल बोलती है, मोर भाई, ये सब तो ऊपर वाले की देन है। उन्होंने मेरे गले में इतनी मिठास भर दी है कि मैं जब भी बोलती हूँ मेरे कट से बहुत सुंदर बोली निकलती है। मोर को कोयल से बहुत जलन होने लगती है। वह सोचता है, ये नाच तो अच्छा लेता है, अगर वह कोयल की तरह गाने भी लगे तो सब उसकी कितनी तारीफ करेंगे। काश कोयल का गला मुझे मिल जाए। उसी उधड़बुन में वह नाचना छोड़ देता है। अब जब भी वह झरने के पास जाना भी बंद कर देता है। उधर कोयल हर दिन झरने के पास वाले पेड़ पर बैठकर
गाती है, लेकिन मोर वहाँ नहीं आता। मोर का मन अब नाचने में नहीं लगता था। वह हर समय यही सोचता कि कैसे कोयल की तरह गाने लगूं। वह कई बार कोशिश भी करता है, लेकिन उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकलती। कुछ दिन बाद कोयल भी उस पेड़ पर आना बंद कर देती है। मोर जब भी कोयल को देखता वह उससे बात नहीं करता। उसे कोयल से नफरत हो जाती है। एक दिन मोर एक पेड़ की डाल पर बैठा था। तभी उसे कोयल की जैसी बोली सुनाई देती है। वह ध्यान से देखता है कि गांव की गलियों में एक आदमी बांसुरी बजा रहा है। मोर ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, अरे वाह, यह तो कोयल से भी अच्छी आवाज़ है। क्यों ना मैं इनमें से ही एक बांसुरी ले लूँ। वह डाल डाल पर उड़ते उड़ते बांसुरी वाले के पीछे जाने लगता है। बांसुरी वाला एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है और अपना बांसुरी का थैला वहीं रख देता है। मोर चुपके से पेड़ के पीछे से जाता है और उस थैले में से धीरे धीरे एक बांसुरी चोंच से खींचने लगता है। बांसुरी वाला गहरी नींद में सो रहा था। उसे पता ही नहीं चलता कि कब मोर धीरे धीरे बांसुरी निकाल लेता है और वह बांसुरी को चोंच में दबाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। मोर बहुत खुश था। वह सोच रहा था, अब मैं नाचकर और गाकर सबसे बढ़िया पक्षी बन जाऊंगा। अब इस कोयल का घमंड भी टूट जाएगा। बहुत कहती थी कि ऊपर वाले ने उससे बनाया है, अब तो मैं उससे भी अच्छा संगीत निकाल कर दिखाऊंगा। लेकिन अब ये समस्या थी कि बांसुरी बजाए कैसे। बांसुरी को तो बजाना उसको आता ही नहीं था। इसलिए वह बगीचे में नीचे आता है, बांसुरी को ज़मीन पर रखकर उसे चोंच में दबाकर फूंक मारता है। लेकिन चोंच की दूसरी तरफ से हवा निकल जाती है और बांसुरी बज नहीं पाती। इससे मोर बहुत परेशान हो जाता है। फिर वह सोचता है, अगर मेरी चोंच ना हो तो वह आराम से इस आदमी की तरह बांसुरी बजा लेगा। वह एक पत्थर के पास जाकर ज़ोर ज़ोर से अपनी चोंच उसमें मारता है, लेकिन चोंच नहीं टूटती। फिर वह एक पेड़ के तने में अपनी चोंच फंसाकर तोड़ देता है। चोंच टूटते ही उसे बहुत दर्द होता है। वह दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। उसके बाद मोर बहुत रोता है। फिर भी वह किसी तरह से बजाने की कोशिश करता है, लेकिन बांसुरी नहीं बजती। लेकिन बिना चोंच के बांसुरी पकड़े कैसे, यह तो उसने पहले सोचा ही नहीं था। हार कर वह बांसुरी को फेंक देता है, लेकिन चोंच टूटने के कारण अब वह दाना भी नहीं चुग पाता। वह परेशान सा इधर से उधर भटकने लगता है। तभी कोयल की नज़र मोर पर पड़ती है। कोयल उसके पास आती है और कहती है, मोर भाई, क्या हुआ? ये चोंच कैसे टूट गई? मोर उसे सारी बात बताता है। यह सुनकर कोयल उससे कहती है, भाई, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, ईश्वर ने जिसे जैसा बनाया है वही ठीक है। तुम सोचो, अगर मैं नाचने लगूं तो कैसी लगूंगी? ईश्वर ने मुझे काला बनाया, लेकिन आवाज़ बढ़िया दी। तुम्हें इतना सुंदर बनाया कि सब तुम्हें ही देखने को तरसते हैं। तुम्हारे जैसा रूप किसी भी पक्षी का नहीं है। मोर ये सुनकर रोने लगता है। कहता है, सही कह रही हो बहन, मैंने अपना नुकसान कर लिया। अब मैं दाना कैसे चुगूंगा? मैं तो मर जाऊंगा। कोयल बोली, भाई, चिंता मत करो। जब तक तुम्हारी चोंच पहले जैसी ठीक नहीं हो जाती, मैं तुम्हें मुंह में दाना डाल दूंगी, लेकिन तुम्हें पहले की तरह ही नाचना होगा। यह सुनकर मोर बहुत खुश होता है और दोनों पहले ही की तरह गाते और नाचने लगते हैं।